हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ हमारे देश में और अभी चल भी रहा है। आपको जहाँ तक कि भारत सरकार की तरफ से आपको पता है कि हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी भी बना दी गई है कि आपको इसके बारे में पता करना है कि किस तरीके से इस पार्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है इसको इम्प्लीट किया जाएगा। बट हम इस वीडियो में इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट का जो प्रोस और कॉन्स है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुका है। बट हम देखेंगे कि और भी कंट्री में जो अदर कंट्री है वहाँ पे क्या इलेक्शंस की सिचुएशंस है, क्या जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये कितना फिजिबल है। तो इन सब चीज़ों पे जो है आज हम लोग एक केस स्टडी करने वाले हैं और कुछ कंट्री का भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेने वाले हैं। तो चलिए इसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो आपका है दैट इज ONOE, ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट है। इंडिया में ऑलरेडी ये 1970s से पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इससे हम लोग मूव कर गए। बट अब जो है फिर से ये चीज़ें आपको यहाँ पे पनपने लगी है, और जो अभी के हाल ही जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के एकदम इंटरेस्टेड है। और कुछ प्रोस बताते हैं कि बजटरी जो है एक कंस्ट्रेंट जो यहाँ पे लगा रहता है, और अनटाइमली जो इलेक्शंस इंडिया में आते रहते हैं तो इसमें टाइम लगेगी। और जो प्रॉपर गवर्नमेंट का जो एक रोल होता है कि पॉलिसी को समय समय पे इम्प्लीमेंट करना, इन सब चीज़ों में बाधाएं नहीं आएगी। तो सबका अपना अपना एक प्रोज और कॉन्स बनाया गया, लेकिन हम लोग इससे थोड़ा आज अलग हटके यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं बता दूं, उससे पहले मैं आप लोग के लिए एक एमसीक्यू लेकर के एमसीक्यू है कि आप बताना है कि जो हमारा चेयरमैन है 22nd लॉ कमीशन का, उनका नाम क्या है, किसके नेतृत्व में ये पार्टिकुलर जो है आपको 22nd लॉ कमीशन चल रहा है। और आपको पता है कि हाल ही में जो इसके प्रोसेस को जो है एक्सटेंड कर दिया गया था। आपको जो 22nd लॉ कमीशन है इसके टाइम को जो है ना, तो अभी ये एग्जाम पर्सपेक्टिव में मैंने आपसे एमसीक्यू पूछा है। दूसरा चीज़ है कि अभी कुछ देर पहले का ये न्यूज़ है कि 2029 से, ऐसा सिर्फ न्यूज़ कि 2029 से लॉ कमीशंस का मानना है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंसिक्वेंसेज है जैसे कि डेलिमिटेशन बाकी है, सेंसस नहीं हुआ है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और जो हमारे इस पार्टिकुलर जो कमेटी बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उनके चेयरमैन कौन है, तो प्राइम जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी। दूसरा चीज़ है कि इन्होंने साइमल्टेनियस यहाँ पे जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो बस ये न्यूज़ आ रहा है आपको पता है, सोर्स के लिए मैं आपको यहाँ पे पूरा बता रहा हूँ कि मनी कंट्रोल है कि जो लॉ पैनल्स हैं वो रिकमेंड करना चाहते हैं साइमल्टेनियस पोल्स को, या तो 2024 से तो बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है, बट 2029 से ज़्यादा चांस है आपको। अब बात ये है कि क्या ये फिजिबल है। हम जो आज की केस स्टडी करने वाले हैं, जो कंट्री लेने वाले हैं, इसीलिए कि चल तो रहा है कि भाई होगा, ONOE जो है होने वाला है, बट क्या ये देखना जरूरी है कि क्या इससे फायदे होंगे, क्या ये फिजिबल है। तो इसके लिए हम आज जो है ना कुछ स्टेट लेने वाले हैं, जिसमें USA ऑब्वियसली आएगा ही, UK जहां से हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं आज़ादी की जर्नी इस कंट्री को छोड़ करके आगे बढ़ा था। ऑब्वियसली कनाडा के साथ अभी आपको पता ही है क्या हो रहा है, बट एक फेडरल स्ट्रक्चर्स है। और ऑस्ट्रेलिया, इवन हम पड़ोसी देश अपने नेपाल से भी सीखेंगे। और मैं आपको ये सब इसलिए एग्जांपल्स में ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस जो है आपको बन रही थी, उस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, उनके जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्राफ्टर थे, जिसमें से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने पूरी दुनिया के जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल्स, ऑब्वियसली हालांकि हमारी जो 1935 की जो एक्ट है आपको इंडिया की, वो तो बहुत ज़्यादा है ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हम लोगों ने पूरे जो बेस्ट क्वालिटी है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से वहाँ से उठाने की कोशिश की। तो क्यों नहीं हम एक बार फिर से चले कि कहाँ पे किस तरीके का सिचुएशन है, स्पेशली इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए की। आपको पता होगा यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ आपको यहाँ पे गवर्नमेंट है। जो लोग हैं यहाँ के वो क्या करते हैं, आपको इलेक्टोरल कॉलेज के दम पे जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस
प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली पीपल इसको इलेक्ट करते हैं। और इनकी जो टर्म होती है 4 के लिए होती है। और आपको पता होगा जिस तरीके से हमारे भारत में संसद है, तो संसद में क्या होता है, संसद में हमारे एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस है। और उसी तरीके से यूएस के जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है, हालांकि इसके अपर हाउस को भी कांग्रेस कहा जाता है और लोअर हाउस को सेनेट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये एक तरीके से बोल सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है, वो 4 टर्म्स होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लीजिए एक प्रेसिडेंट है और एक वाइस प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि मर गए, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का ही कुछ हो जाता है, तो ये एक तरीके से इसमें कांग्रेस का अप्रूवल के बाद जो है ना फिर से फ्रेश इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो सकता है, ऐसा प्रावधान है। वहीं अगर हम बात करें आपको यूके की, तो आपको पता होगा जो यूनाइटेड किंगडम है, जी हाँ, इंग्लैंड एक कंट्री है और उसके अंदर जो है वो यूके के अंदर जो इंग्लैंड एक कंट्री है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो हमारी सब कुछ जो है इसी कंट्री से आया था, चाहे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक फ्रेमवर्क हो, ये सारी चीज, इवन हम लोग आज़ादी भी यहीं से। लेकिन ये कंट्री आपको पता होगा कि एक मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल्स है और ये एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो बात यहाँ पे ओएन जो ओई है उसका यहाँ पे रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि अगर ये यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता तो यहाँ पे ये छोटी छोटी जो ब्रेकमेंट हो रही है, अभी आपको पता कि ये जो चारों यहाँ पे आप छोटी छोटी जो सर्कल कंट्री देख रहे, चाहे वो स्कॉटलैंड हो या नॉर्दर्न आयरलैंड हो या इवन आपको खूब ये आपको वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड का केस तो आपको पता ही होगा, ब्रेग्जिट सब चीजों में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बना रहता है। और साथ साथ ये जो आपका इंग्लैंड है, ये सब छोटी छोटी आपस उठती नहीं, लेकिन ये सब कंट्री है तो यूके का पार्ट, लेकिन इनके जो रीजनल है, लाइक अगर आप एज ए स्टेट देखो इन सबको, तो अपने लॉ हैं, यहाँ पे जो इनके इलेक्शंस के अपने रूल हैं और इनके जो टर्म्स है वो 4 साल और एक तरीके से असेंबली और जो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके लिए यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आता है फिर से कि ये कंट्री जब अपनी अपनी इलेक्शंस अपने अपने रीजन्स में ही करवा रहे, जहां से लोग जो है सब कुछ बोरो किए हैं एक तरीके से, तो फिर क्या ये फिजिबल होगा? आने वाला समय में तो इसको देखेंगे ही, रीजन्स गवर्नमेंट अपने अपने तो देते ही रहते, बट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एज अ केस स्टडी पर्पस से ये सब देख रहे हैं। आप लोगों से भी पूछेंगे कि आप लोगों का क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बताइए। वहीं अगर आप देखेंगे यूके, इन्होंने इसके पार्टिकुलर अगर आप देखोगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो हंग असेंबली है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोलता है कि भाई देखो हंग असेंबली हो जाता है, खरीद फरोख्त यहाँ पे जो होने लगता है एमपी एमएलए का, ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होगा कि लोग जो हमारे यहाँ पे पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से बदलाव किया जाएगा, ये सब सारी चीजों आप इस पार्टिकुलर कंट्री जो यूके है वहां से भी आप देख सकते हो। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो इस पार्टिकुलर चीज को, ताकि बीच में जो हंग से हो जाता है या आप बोल सकते हैं जो अर्ली इलेक्शंस होना होता है, इन सब से बचाने के लिए एक टर्म चलाया था, एक लॉ था, दैट इज फिक्स टर्म्स पार्लियामेंट एक्ट, जहां बताया गया था कि भाई 5 साल तक हम पार्लियामेंट जो है हाउस ऑफ कॉमन्स का एक टेन्योर रखेंगे और जो अर्ली इलेक्शन है उसके लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए गए थे। लेकिन क्या 2017 में यही देश ने क्या किया, आपको इस पार्टिकुलर एक्ट को ओवररूल्ड कर दिया और एक अर्ली इलेक्शंस हुआ और फाइनली ये देखा गया कि हार करके 2022 में जो यूके है, स्पेशली अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे, इन्होंने क्या कर दिया आपको, तो इस कानून को ही क्या कर दिया, रिपील कर दिया। तो फिर से अगेन पॉइंट आता है कि क्या ये फिजिबल है? तो इन सब चीजों पे तो गवर्नमेंट अपनी जो रिपोर्ट आने वाली है अभी एक तरीके से पैनल्स का, वो तो बताएंगे कि क्या इसकी फिजिबिलिटी होंगी। बट जिस तरीके से यहाँ पे 2029 तक की समय यहाँ पे बताया जा रहा है लाइकलीनेस है, तो कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन और जो कानूनी प्रावधान है उस पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस करेगा। अब ये सब सारी चीजें तो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ही लिया कि फिक्स टर्म्स जो किस तरीके से, उसको आप बोल सकते हैं जो हंग असेंबली से एस्केप करने के लिए आपको ओएनओ आ जाएगा, और ताकि जो फ्रेश इलेक्शंस और जो एक तरीके से डिसोल्यूशन हो जाता पार्लियामेंट ड्यू टू एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रीजन, उसके बीच में जो एक तरीके से बोल सकते हो जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो अपने बेनिफिट्स के लिए जो काम करते हैं या पॉलिसी पैरालिसिस का जो सिचुएशन हो जाता है, इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये सब चीजें गवर्नमेंट बता रही है। फिर अगर हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करो, तो यहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर वाली गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में तो 3 साल ही है,
3 साल के बाद आपको यहाँ पे असेंबली में, हालांकि स्टेट असेंबली जो वहाँ पे छोटे छोटे प्रोविंसेज है वहाँ पे 4 साल पे होती है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है उसके टेन्योर 3 इयर्स है। वही कनाडा में जो फेडरलिज्म है तो वहाँ पे टेन्योर 4 इयर्स है। इवन जर्मनी जो कि लार्जेस्ट फेडरल कंट्री है ईयू में, उनके जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप का जो है ना, कोई यहाँ पे एक तरीके से व्यवस्था देखने को नहीं बनती। ये अलो करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी पैरालिसिस होती है उसके उसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, वहां पे फिर से इलेक्शन हो सके, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जर्मनी भी जो है एक तरीके से अलो करता है अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन होता है। तो ये सारी जो केस स्टडीज है ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ओएन जो वन नेशन वन इलेक्शंस है ये फिजिबल हो सकता है अगर इसको आप अच्छे से रूल्स और लॉ बना करके देखो। वहीं यदि आप अपने पड़ोसी मुल्क जो हमारे देश है नेपाल की बात करूँ तो 2015 में इन्होंने अपना नया संविधान अडॉप्ट किया था। फेडरल स्ट्रक्चर है, 5 साल का इन्होंने टर्म्स बना था, लेकिन हुआ क्या, आपको पता हुआ कि जो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट थी उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दिया था और फिर से एक हिस्टोरिक जजमेंट आया था आपको यहाँ पे नेपाल में कि वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या कर दिया, फिर से जो डिजॉल्व पार्लियामेंट था उसको रीइंस्टेट कर दिया और जो देवा साहब थे, आपको पता अभी तो प्रचंड जी है, देवा साहब थे, उन्हें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो हम कंट्री में ये जो नई कॉन्सेप्ट ला दे इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या डिमेरिट्स आएंगे, ये तो बाद में हम डिबेट करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से हम जरूर पूछेंगे कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपका एमसीक्यू का आंसर है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 3 सालों के लिए 2020 में 2023 तक लॉ कमिटी जो उस टाइम पे एक तरीके से जस्टिस थे कर्नाटक हाई कोर्ट के ऋतुराज अवस्थी जी, उनके नेतृत्व में बनाया गया था उसको, लेकिन अब जो है इनके फर्दर टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया। ऑब्वियसली थोड़ी ये जो काम सब अभी है उस पर चलना बाकी है 2024 तक। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।